अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सोहाब सर। आज के दिन को कहते हैं थर्सडे, यानी मिड ऑफ द वीक। आपने वीक कैसे गुजारा मुझे नहीं पता, लेकिन वीकेंड के प्लान्स तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। हरमीत ने क्या प्लान किया है वीकेंड के लिए, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि मेरा विजिट हो सकता है लाहौर का, तो आप उन्हें स्टूडियो में देखेंगे या नहीं देखेंगे, और आज उनकी दस्तार का रंग कौन सा है थर्सडे पे हम जान लेते हैं। सो हरमीत, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे हम जब भी वीकेंड आता है तो हम यही सोचते हैं कि बहुत सारी प्लानिंग होती है, लेकिन आजकल जो सूरत-ए-हाल इस्लामाबाद की चल रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं, और ख़ासकर फैज़ाबाद का जो इलाका है जो मिलाता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद को, ट्विन सिटीज़ को, तो वहाँ पे भी आज मामला कुछ मुझे ऐसे लग रहे थे कि कंटेनर तकरीबन पहुँचा दिए गए और हल्ला गुल्ला जो है वो बड़ा शुरू होने वाला है। तो ये सियासी गर्मा गहमी जो है वो जब शुरू होगी, मेरे ख्याल में ऐसा लगेगा कि फिर मसरूफियात तो हमें इस तरफ ज़्यादा दिखाई देंगे। हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा है। हरमीत, आप चूंकि इस्लामाबाद में है और आपका ऑफिस सेंट्रल लोकेशन में इर्द गिर्द यही हैपनिंग जिनकी आप रोज़ाना हमें थोड़ी थोड़ी अपडेट देते हैं। अभी आपने रिसेंटली जब ये बताया कि वहाँ पर खंदक भी खोदी जा रही है, काफ़ी एक्सट्रीम पर वो किसान है, लेकिन हमने उनके बारे में बात की है कि कोई भी और वहाँ पर अगर एहतजाज करता है किसान कम्युनिटी के अलावा, तो वो शटर डाउन हड़ताल करते हैं, काम रोक देते हैं, उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि क्या ये वजह है कि अब तक इन तक कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं पहुंच सके, या मुतल्लिका इदारे इनकी बात नहीं सुन सके, इनके मुतालबात उन तक नहीं पहुंचे क्योंकि ये वो उस तरह से हड़ताल कर नहीं पा रहे, बस लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं? एक किसानों का तो एक सबसे बड़ा मसला ये था सोहा के, एक तो उसमें इत्तेफाक नहीं था, लीडरशिप की कमी थी। 4-5 लीडर अलग अलग से अपनी अपनी तकारीर करते हमें दिखाई देते थे, कोई प्लानिंग नहीं थी। हमने कल देखा कि उनको लॉलीपॉप दिया गया और वो वापस उन्होंने धरना अपना ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ये उससे बड़ी ख़तरनाक मुझे इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब एक तो 12 रबीउल के हवाले से खान साहब ने ये ऐलान किया है कि वो आएंगे और कन्वेंशन सेंटर में जलसा करेंगे, तो ऐसे में हुकूमत जो है वो इजाज़त नहीं दे रही और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया है। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पूरी प्लानिंग हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी खान साहब जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान हैं उनसे उन्होंने बाकायदा ये डिमांड की कि मुझे हर डिस्ट्रिक्ट से 6000 लोग जो है वो चाहिए। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है अब इस वक्त वफाक जो है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव इसलिए नज़र आ रही क्योंकि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। इस वक्त रेड जोन को सील तो कर दिया गया, और साथ साथ में वज़ीर दाखिला साहब ये भी फरमाते नज़र आते हैं कि भाई हम अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने तो इनकार कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम फ़ौज को ही बुलाएंगे, क्योंकि ये जो हसास इदारे हैं इनकी सिक्योरिटी का जो मामला है ये फ़ौज के ही सुपुर्द किया जाए और फ़ौज की जिम्मेदारी बनती है। तो मामला जो है कहीं ना कहीं हमें तसादम की तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है अमित, सिचुएशन खुदा न खास्ता यहाँ तक ना ही पहुँच रहे, हम तो अमन को प्रेफर करते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल में इनके मुतालबात सुने जाए, उनके मुतालबात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक ये पहुँचाना चाहते हैं। नेगोशिएशन या मुज़ाकरात की कोई सिचुएशन बन जाए ना तो हालात बेहतर हो सकते हैं, इतने एक्सट्रीम पर जाने की बजाय। ऑल्दो प्रोग्राम में हम प्रोग्राम के रनडाउन को आपको शेयर करने से पहले ज़रा क्रिकेट के बुखार के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो भी आपने कराची में, लाहौर में मैचेस देखे क्रिकेट के, उसके बाद नई सीरीज़ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली अफ्रीकी T20 सीरीज़ जो है उसकी ट्रॉफ़ी जो है उसको दिखा दिया गया, तकरीब हुई, उसकी रुनुमाई की गई, और वो तकरीब जो है वो न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च हमने देखा कि वो सिटी इस तरह की है कि हम वहाँ पर मैचेस अक्सर औकात होते हैं और हमने अपनी टीम्स को वहाँ खेलते हुए देखा है, उनकी टीम्स को वहाँ खेलते हुए देखा है। तो इसी सिटी में उन्होंने इस वक्त रुनुमाई भी की है और लोग काफ़ी एक्साइटेड है हरमीत इस के लिए भी ख़ास तौर पर, क्योंकि क्रिकेट का बुखार मेरे ख्याल से इस तरह की हैपनिंग ऑन एंड ऑफ होनी चाहिए, उतरना नहीं चाहिए बुखार। तो जाहिर बात है कि टीम पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है और न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी टीम है, उनका मुकाबला करना। चीज जो हम लोगों में देख रहे हैं ना, आपको पता है एक टिपिकल लाइन न्यूज में बोली जाती है, अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम जो है वो इस वक्त मिडिल ऑर्डर की तो मतलब आप बात ही ना करें ना इसमें, तो चलिए हम टेक्निकलिटीज को डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में, सीनियर एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट को बुलाकर हम तो बात कर लेते हैं, लेकिन आम अवाम इस वक्त काफ़ी गुस्सा नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी मायूस है। और इस तरह की सीरीज़ अगर होंगी, मज़ीद आप बेहतर करेंगे
देखेंगे अपने आप को, चीज़ें ठीक होंगी और फिर हमें एक अच्छी टीम मिल सकेगी। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट एक्सक्लूसिव टीम जिसका हम इंतज़ार करें, इसका मिडल ऑर्डर ठीक हो और मैचेस आगे जो होने वाले हैं, सीरीज जो हम प्लान कर रहे हैं वो बेहतरीन हो। सो चले जी, लेट्स टॉक अबाउट आर टॉप स्टोरीज। आज के रनडाउन में क्या क्या हैपनिंग है। पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो है वो इतनी ज़्यादा हैं कि उसको भी ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। बट टॉप ऑफ द स्टोरी आपसे हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जावेद लतीफ़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्लामाबाद में की है हरमीत। उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना था कि इमरान खान तो शेख मुजीब के 6 निकात से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने एक्सटेंशन की बात भी की इसमें कि एक्सटेंशन नहीं होगी या तैनाती, अगर आर्मी चीफ की बात की जाए तो उन्होंने भी इस पर डिटेल में बात करने की कोशिश की कि 5 लोगों का नाम आएगा, उसमें सिलेक्शन होगी, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीक़ाकार होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल क्या क्या बातें उन्होंने की हैं टॉप स्टोरीज़ में। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हम रोज़ाना इसका जिक्र करते हैं और आप भी दिन रात आजकल इसका जिक्र कर रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसका चर्चा है इस दफ़ा। अब देखें, गलियों को, बाज़ारों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, किसी भी शहर का नाम लें, वहाँ पर बाकायदा तौर पर तैयारियाँ इस वक्त अरूज पर हैं। मिलाद हो रहे हैं, नात खानियाँ हो रही हैं और इस तरह आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो मुख्तलिफ शहरों में होंगे, हर शहर से हमें अपडेट करेंगे कि वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ इस वक्त ईद मिलादुन्नबी की जानिब से उनकी वजह से की जा रही हैं। ऑल दो आगे बढ़ते हैं और आगे ये केस, और इसको हम काफ़ी दिनों से हरमीत प्लान कर रहे थे टॉप स्टोरी में ऐड करने के लिए। सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही थी ये खबरें कि कुछ ग्रोह ख़वातीन का भी या कुछ ग्रोह इस तरह के हैं जो लाहौर में काफ़ी एक्टिव हुए हैं बच्चों को अगवा करने के सिलसिले में। और आपको पता है कि इस्लामाबाद में भी इस तरह की हैपनिंग कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा, हमने पिछले कुछ अरसे में, आपको याद होगा जब ये केस चले थे तो कोई 96 केसेस जो है वो दर्ज भी हुए थे इस्लामाबाद में, उन पर काम भी किया गया था। तो इस्लामाबाद के बाद खौफ जो है वो पाया जा रहा है और वॉइस नोट जो है वो भी भेजे जा रहे थे कहीं ना कहीं लोगों को कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। और वही खौफ की वजह से आप देखें लोग भी परेशान नजर आते, माँ बाप जो है अपने बच्चों के हवाले से, और वीडियोस बहुत सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही थी। तो ये जो परेशानी मेरे ख्याल में इसी पे डिस्कशन भी होगी। लेकिन हरमीत, इसमें सदाकत कितनी है, कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, और इस पर हमारे साथ वकास नज़ीर साहब होंगे, DIG ऑपरेशन पंजाब, हम लेने की कोशिश करेंगे। हमने उनका वक्त लिया है कि इस हवाले से वो क्या वर्डिक्ट देते हैं, इदारा इस हवाले से क्या कर रहा है और कितनी सदाकत है उन तमाम सोशल मीडिया वीडियोज़ में, वॉइस नोट्स में जो कि इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, या सिर्फ अफवाहें हैं ये बातें हैं। इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आज के रनडाउन में हम आपको टॉप स्टोरी में बताएंगे कि दांतों की सफ़ेदी आखिर है क्या। अगर आपने क्लीनिंग करानी है और अगर आपने पॉलिशिंग करानी है या आप स्केलिंग की तरफ जाते हैं तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप $100 स्माइल अगर आप करना चाहते हैं तो मुस्कुराने के लिए दांत सफ़ेद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दांत सफ़ेद कैसे करने हैं, डॉक्टर इस पर क्या कहते हैं कि आपको स्केलिंग, पॉलिशिंग की तरफ जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो आपको किस टाइम पर जाना चाहिए। बहुत सारे सवाल, उन सारे सवालों के जवाब आपको आज के शो में हम देंगे इस सेगमेंट में। और इसके अलावा एक ऐसा बॉक्स ब्रेन कहें या ब्रेन बॉक्स कहें, तैयार किया है जो कि बेसिकली नौजवानों को बिजनेस एक्सीलेंस टूल्स और टेक्निक्स जो है उस पर महारत देने वाला बॉक्स है। ये बॉक्स पेंडोरा बॉक्स क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आपकी एक्सीलेंस को जज करेगा, किस तरह से आपको बिजनेस एक्सीलेंस जो है और किस तरह से आपको ट्रेंड करेंगे, किस तरह से आपको वर्कशॉप्स देकर, किस तरह से वो, उन्होंने इसका नाम ये क्यों रखा है एक्सीलेंस बॉक्स अगर बात करें, या फिर हम बॉक्स ब्रेन बात करें तो ये बेसिकली कर क्या काम रहे हैं, आपको क्या क्या फैसिलिटेशन दे सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। हरमीत, व्हाट से चलें डेली डोज की तरफ? जी ज़रूर। हरमीत, आपको ना लाहौर में होना चाहिए स्टूडियो में। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपको ना ज़बरदस्ती लाहौर बुला ले और आपको कहे कि साथ बैठ के हमारे साथ शो करें। जिस दिन रऊसा अपना हो तो मैं लाहौर में ज़रूर हूँ। हाँ, होना चाहिए बैकअप पे फौरी। चले जी, अब डेली डोज की बात करते हैं। हमारी टीम ने जो थर्सडे डेली डोज आपके लिए निकाला है वो बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग खबरें हमेशा ढूंढ के मुख्तलिफ मुल्कों से राउंड द ग्लोब हम कोशिश करते हैं कि जो हैपनिंग ऐसी हो रही है जो मुनफरिद है, इंटरेस्टिंग है, वो आपसे शेयर करें। सो आप पहले अगर बात करें तो पहली खबर डेली डोज की है कराची से। कराची में कचरे को इस्तेमाल करके बिजली की प्रोडक्शन पर इतना ज़बरदस्त काम किया गया है कि ज़्यादा दूर नहीं हरमीत, हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो हम ये ज़्यूम करते हैं कि फिजिबिलिटी होगी, अप्रूव होगी, उसके बाद वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा, उस प्रोजेक्ट में काफ़ी अर्सा लगेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात इस खबर की ये है कि 2023 के आखिर तक वो इसको फंक्शनल करने के इस वक्त पूरे मूड में हैं। तो जो वहाँ का कचरा है उसको यूटिलाइज करके अब 2 प्लांट्स लगाने का हरमीत फैसला किया गया। दैट इज़ रियली गुड, जो कि 50 मेगावाट के होंगे और अच्छी बिजली देंगे।
बिल्कुल, वैसे मैं समझता हूँ कि इस किस्म के छोटे मोटे प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों में एक अलग से तख्लीक हम वो देखते हैं, जिस तरह वो चीज़ों को तख्लीक करते हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो बड़े टैलेंट उनमें पाया जाता है। तो इस किस्म की चीज़ें अगर छोटे मोटे प्रोजेक्ट आएँ तो ये जो बिजली का बहरान है, जो आज भी हम देख रहे हैं कि 6-6, 7-7 घंटे जो है बिजली गायब रहती है, खासकर देहातों में तो बिजली ना होने के बराबर है। तो कम से कम ये चीज़ हो सकती है कि आप शहर के मुताबिक, एक छोटे से गाँव के मुताबिक, एक देहात के मुताबिक आप उसी से कोई ऐसे प्लांट बनाएं जिससे जो लोगों को ये कम से कम ये सहूलियात ज़रूर हो, ताकि वो बिजली से महरूम ना हो। और बिजली का जो आना जाना है, वो जो एक तरफ तो हम देख रहे हैं जिस किस्म की वो बिजली महंगी हो गई है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे है कि उसमें भी कमी आए, क्योंकि आजकल बिल जिस किस्म से आ रहे हैं, जिस तरह लोग जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, क्योंकि जिसका 6,000 बिल आता था अब वो 15,000 आ रहा है, जिसका 15,000 आता वो 30,000 आ रहा है। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट से ना सिर्फ एक तो ये कमी पूरी हो सकेगी और साथ साथ में जो प्राइस है, जो रेट है, उसमें भी कमी होगी और आवाम को ये बहुत ज़्यादा सहूलियत जो है वो मिलेंगी। अच्छा, और इस पर काफ़ी तेज़ी से देखिए, मैंने इस खबर को देने से पहले यही कहा कि इस खबर के बारे में मतलब ये इसको शामिल करने का मकसद ये है कि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा या कोई बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। इस पर काफ़ी एक्टिवली काम किया जा रहा है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख ने एक इजलास कॉल किया, उस पर उसकी सदारत की। उस इजलास में दोनों कंपनीज़ जो कि इस वेस्ट से बिजली प्रोड्यूस करेंगी उनको भी इस इजलास का हिस्सा बनाया गया। बेसिकली 2 कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ में ये है मेसर्स खान रीन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और सेकेंडली है ग्रीन वेस्ट एनर्जी प्राइवेट। इन दोनों का अब देखा जाएगा कि दोनों में से प्रोजेक्ट किसको देना है और जल्दी इस पर काम करें, और जो बिजली की हम देखते हैं कि कमी है, शदीद किल्लत है, उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। और 50-50 मेगावाट की जो बिजली है वो इन प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाएगी और उससे फिर हमें फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं और लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। और अगली खबर जो है, ओ माय गॉड, ये पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। अमरीकी शहरी है और मुझे लगता है वहाँ के लोगों के पास ही इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, बिकॉज वो जो भी काम करते हैं इस नीयत से करते हैं कि वो ट्रेंड सेटर बने या वो रिकॉर्ड बनाए। अमरीकी किसान है जनाब, उसने क्या किया है, 1158 किलो वजनी कद्दू उगाकर नया रिकॉर्ड बना लिया। अब मेरे कहने से पहले ये आपको दिखाएंगे तो समझ आएगा, मेरी खबर कहने वाली इतनी नहीं है, दिखाने वाली ज़्यादा है। अच्छा जी, वो कहते हैं मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, मैंने इसकी बहुत देखभाल की है, इसको कीड़ों से बचाने के लिए और इसकी प्रोडक्शन में, और बहुत टाइम टेकिंग था और मुझे बहुत दफ़ा नाकामी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैंने अल्टीमेटली ये बना ही लिया। और ये बेसिकली मैंने शायद गलत बोला है शुरू में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था ऐसे, ये 158 है, 158 किलो वजनी ये कद्दू है जो कि बेसिकली बनाया उन्होंने, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जाहिर बात है हमें जो कद्दू नज़र आते हैं और हम जो देखते हैं तो हमने कभी इस किस्म का देखा तो नहीं है, लेकिन जो हमारी टीम जो नई चीज़ें ले आती है, बड़ी हैरान कौन भी होती है और बड़े मुतासिर कौन भी होती है, और कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है। जाहिर बात है मेहनत के बगैर ये सारी चीज़ें अधूरी हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और उसकी केयर करना, क्योंकि कीड़ों से बचाना, फिर मिट्टी का ख्याल रखना, सारी चीज़ों, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो है वो हमने की है, काश्तकारी वगैरह भी की है, तो समझ है कि कितना ख्याल रखना पड़ता है। तो बहुत बड़ा उसने, और फिर जाहिर बात है रिकॉर्ड भी बना दिया। अच्छा, रिकॉर्ड भी बना दिया हरमीत। और आप ये भी देखिए कि रिकॉर्ड के साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिर वहाँ पर चैरिश करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब एक किसान है, इसने इतनी मेहनत से अगर इतना वजनी कद्दू बनाया, तो खाली कद्दू बनाया नहीं, अब लोगों को दिखाने के लिए भी बाकायदा नुमाइश होगी और 16 अक्टूबर तक वो इसको नुमाइश में पेश भी करेंगे। सभी हॉबीज़ हैं आपकी, आपको जो दिल आता है आप करें, और जिस तरह से आपने मेहनत करनी है करें, जिस चीज़ पर मेहनत करनी है उस चीज़ पर मेहनत करें, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। चले जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि स्विट्ज़रलैंड जाने की बजाय सैलाब ज़दगान की मदद करने वाला ये जोड़ा जो बेसिकली मैरिड है, उनका एक बेटा भी है और ऑलरेडी ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक ऐसा ओल्ड एज होम चला रहे हैं जहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं, बुज़ुर्ग शहरी जो हैं, उनको मतलब शेल्टर भी देते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। एहसास सेंटर के नाम से गालिबन इनका ये ओल्ड एज होम है जो कि चला रहे हैं। तो इन्होंने सितंबर में सारी बुकिंग्स कर ली थी, दे आर अबाउट टू लीव, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते थे। बट व्हेन दे सी कि सैलाब ज़दगान की पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, ये पाकिस्तानी नयाद है लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं, तो फ़ौरी तौर पर इन्होंने ये प्लान किया कि नहीं, हम नहीं स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, घूमे फिरेंगे नहीं, इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करेंगे। और हरमीत वो फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान आ गए और फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं और अब तक वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मदद कर चुके हैं।
सोहा सबसे बड़ी बात है कि इंसान के का जो है वो एहसास उसको हो, और जब आप किसी का एहसास, किसी के दुख की, किसी तकलीफ को जब आप देखते हैं और आपको एहसास हो और आपकी कोशिश हो कि मैं किसी का कुछ जो है मैं थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करूं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं समझता हूँ कि अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन औरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करना और उनको उन मसाइब से, उन तकालीफ से, उन दुख से, उसका दर्द जो है उसको बांटना, ये बहुत बड़ी बात है और यही इंसानियत है। और इस कपल की जो आप बात करें कि इन्होंने ट्रिप था, इनका जाना था कहीं और, सैर के लिए जाना था, लेकिन उन्हें सारी चीज़ें मुलतवी कर दी। उनका कहना था नहीं, हमने सैलाब की इस वक्त तबाहकारियाँ जो हुई हैं और लोग जिस तकलीफ़ में मुब्तला है, जिस मसाइब में मुब्तला है, कहीं ना कहीं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो एक अच्छा इक़दाम है और मैं समझता हूँ हमें इंडिविजुअली भी जितना भी हमसे हो सके हमें ख्याल रखना चाहिए, अपने आस पास का देखना चाहिए, गली कूचों में ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद है, जितना भी आपसे हो सके तो आप करें, तो ये बड़ी बात है। और हरमीत, हम पहले तो जब अपना शो करते थे तो हम हमेशा, मतलब अब भी हमारी कोशिश यही होती है कि जहाँ भी हमें मौका मिले हम इस चीज़ को ऐड करें, लेकिन वो जो इनिशियल स्टेजेस थी सैलाब ज़दगान की मदद करने की, मतलब उनको रेस्क्यू करना, वो हम कर चुके हैं, वो हमारे इदारे कर चुके हैं। लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन अगर उसकी बात की जाए, उनको दोबारा ज़िंदगी की जानिब लेकर आने की बात की जाए, उनको उस तरह की ज़िंदगी जो वो पहले गुजार रहे थे या उससे बेहतर या उस तरह की ज़िंदगी तक लेके आने के लिए अभी बहुत सारे वसाइल हमें चाहिए, जिसका शदीद फ़ुक़दान हमारे इदारों में भी और उन इलाकों में भी है जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली कम भी नहीं फ़ंड्स इकट्ठे किए हैं हरमीत। ये शराज बेसिकली इनका नाम है और इनकी अहलिया है, और शराज का ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर के शोबे से है। और ख़ातून जो है, मतलब जो उनकी अहलियाँ हैं, वही ओल्ड एज होम चलाती हैं और अभी तक मेरे ख्याल से ये 10,000 पाउंड सैलाब ज़दगान को डोनेट कर चुके हैं, फ़ंड्स इकट्ठे कर चुके हैं। और जहाँ से आए हैं वहाँ भी मौजूद लोगों को, जब पाकिस्तानी वहाँ पर जो रहते हैं उनको पता लगा कि ये जा रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे फ़ंड्स दिए हैं और पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। और अब वो मज़ीद भी फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑन स्क्रीन हम आपसे शेयर कर रहे हैं कुछ विजुअल्स के। बेसिकली वहाँ पर मौजूद ख़वातीन जो है ना, उनको मतलब दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए या उनके लिए, उनके मदद के लिए, जो भी जिस तरह से भी, जिस मीन को भी यूज़ करके दे कैन डू समथिंग फॉर ऑल दोज जो इस वक्त हमारे सैलाब ज़दगान हैं, उनकी मदद के लिए दे आर वेरी एक्टिव एंड दे आर वेरी गुड एट दिस। कि उन्होंने ये इनिशिएट लिया है कि अपना ट्रिप कैंसिल किया और सारे पैसे सैलाब ज़दगान को दिए। वी अप्रिशिएट दैट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है बेसिकली कीमिया का नोबेल इनाम अमेरिका और डेनमार्क के साइंसदानों ने अपने नाम कर लिया है। और अमेरिका के जो साइंसदान है, ये पहला साइंसदान नहीं है जिनको ये इनाम मिला है। इससे पहले 4 ऐसे साइंसदान हैं जो कि ये ऑलरेडी इनाम जो है वो अपने नाम कर चुके हैं, और अब ये 5वें हैं जिनको ये नोबेल इनाम मिला है 2022 का। हम देख रहे हैं कि जाहिर बात है कि दुनिया, अब जिस तरह साइंस की दुनिया जिस तरह तरक्की कर रही है और लोग जिस तरह उसमें काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत करें, अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देते हैं, जाहिर बात है कि साइंस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ तख्लीक की दुनिया है, तो उसमें अपना टाइम, अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी आपने वक़्फ़ कर देनी होती है। जाहिर बात है कि फिर आपको जब क्रेडिट मिलता है, नोबल एक बहुत बड़ा प्राइज़ है, जब उसकी सूरत में आपको क्रेडिट मिलता है तो जाहिर बात है खुशी भी होती है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। एक के बाद एक आपको ये क्रेडिट्स आपके मुल्क को मिलता रहे। पांचवी शख्सियत है जिनको ये इनाम मिला है। दैट इज़ रियली गुड। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बेसिकली बात कर लेते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कल इस्लामाबाद में जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से की गई। और क्लियरली उन्होंने कहा कि एक प्रोसीजर होता है आर्मी चीफ की तैनाती का, उसमें 5 नाम आते हैं और सिलेक्शन होती है। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट कल की वो स्टेटमेंट जो कि आर्मी चीफ की जानिब से वाशिंगटन में एक तकरीब के दौरान दी गई। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्लियरली ये कहा कि मैं रिटायरमेंट लूँगा और घर जाऊँगा, देयर इज़ नो एक्सटेंशन। तो थिंग्स आर प्रीटी क्लियर नाउ। लेकिन अब मज़ीद क्या इसके बारे में बात की जा सकती है, हम बात कर लेते हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, आपने शो के लिए वक्त दिया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। सर, मुझे कहिएगा कि वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब करते हुए, गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने बड़े क्लियरली कहा कि मैं रिटायरमेंट लूँगा, घर जाऊँगा, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जावेद साहब ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा बताया कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही और बाकायदा तैनाती होगी। उसका एक तरीकाकार होता है, उसका एक टाइम होता है जो कि लगेगा। थिंग्स आर प्रीटी क्लियर नाउ। तो इसके बाद अब आपको क्या लगता है कि दोबारा इसके बारे में बात की जाएगी या बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या बात होगी तो क्या होगी? देयर इज नो। मेरी राय में जहाँ तक एक्सटेंशन की बात थी
वो तो इस वाज़े बयान के बाद उस पर तो तमाम गुफ्तगू अब ख़त्म हो जानी चाहिए ट्रू सर। और उस पर स्पेकुलेशन भी ख़त्म होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि उस पर जो ज़्यादा स्पेकुलेशन शुरू हुई थी वो इमरान खान के उन बयानात की वजह से शुरू हुई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक इंटरिम अरेंजमेंट के तहत एक्स्ट्रा वक्त देना चाहिए ताकि हुकूमत बदले और जो नई हुकूमत आए वो आके नया आर्मी चीफ लगाए। यानी वो ये हक मौजूदा हुकूमत को देने को तैयार नहीं थे कि वो आर्मी चीफ की तकर्री करें, जो एक हुकूमत का आईनी हक है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह इमरान खान का हक था कि उन्होंने कानून साजी की और कानून साजी के बाद फिर बाजवा साहब को एक इजाफी मुद्दत भी दी। लेकिन बज़ाहिर अब बाजवा साहब भी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, इस्टेब्लिशमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है और हुकूमत भी इंटरेस्टेड नहीं है और वाज़े तौर पर हुकूमत अपना ये हक इस्तेमाल करना चाहती है कि वो नए आर्मी चीफ की तकर्री करे। और मेरी राय में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आइन में जिस तरह की तकर्री का तरीक़ाकार लिखा है उसी तरीक़ाकार से उसी वक्त पर यह तकर्री होनी चाहिए, वरना बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि तकर्री का तरीक़ाकार बदला जाए, उसमें हुकूमत के साथ अपोजिशन की राय भी शामिल होनी चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब को आइन में और कानून में तब्दीली की तजावीज़ देनी चाहिए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा ज़ैगम साहब, इस सारे हाल में अगर हम देखें, एक तरफ आप देख रहे हैं कि फैज़ाबाद का जो जंक्शन है वहाँ पे कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और आसपास एरिया भी जो है रेड जोन तो तकरीबन सील कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की जो है और काफली के इत्तेहादी दोनों की हुकूमत है, फिर हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा ही है। लेकिन पंजाब की जानिब से कल आपने देखा हाशिम डोगर साहब का एक अहम बयान सामने आया कि भाई हम कोई सपोर्ट जो है वो इस लॉन्ग मार्च को नहीं करेंगे। और साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी खबरें बड़ी गर्दिश उस हवाले से कर रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि कोई अहम मामला जो है, अहम राब्ते या कोई ऐसी मुलाकातें जो है होने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि अब वो तख्त पंजाब को बचाने के लिए एक अलग सी कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इख्तिलाफ आपको कहीं नजर आ रहा है कि जो बयान सामने आया है? देखिए हरमीत साहब, अगर पंजाब की हुकूमत मदद करेगी भी तो वो तस्लीम थोड़ा करेगी। ये तो विफाक पर चढ़ाई करना एक सूबे की तरफ से ही तो बहुत ही संगीन बात है और उसके संगीन नतायज हो सकते हैं। पंजाब की हुकूमत कर सकती है लेकिन वो तस्लीम नहीं करेगी, शायद ना भी करे, क्योंकि पंजाब की हुकूमत में जो वज़ीर आला हैं वो बराह रास्त PTI के मेंबर नहीं हैं और वो एक हद तक इस्टेब्लिशमेंट के असर में भी हैं। KP की हुकूमत यकीनन करेगी, लेकिन मसला ये नहीं है कि यहाँ को लाखों लोग चाहिए। मसला ये है कि 2007 में जो मेहरबानों ने ये धरना टेक्नोलॉजी ईजाद की थी, ये बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरह से कदीम ज़माने में एक छोटी सी फौज कहीं किसी तरीके से बचकर सीधी आके कैपिटल का जो दारुल हुकूमत होता था उसका मुहासरा कर लेती थी और हुकूमतों को उल्टा के रखते थी। यानी चंद हजार लोग, चंद हजार को भी छोड़िए, चंद 100 लोग आकर कैपिटल के किसी अहम जगह पे कब्जा कर लें और उसके बाद वो 22 करोड़ की हुकूमत को, 22 करोड़ के मुल्क को, 22 करोड़ अफराद की रियासत को मफलूज करके रख देते हैं और तमाम तर तवज्जो पूरे मुल्क की और तमाम तर तवज्जो मीडिया की वो ले लेते हैं। मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक तरीक़ाकार है, लेकिन ये एक बात जहन में रखिए कि जो गुज़श्ता 4 धरने अब तक हुए हैं 2007 से लेकर, वो तमाम के तमाम ऐसे थे जिसमें धरना लगाने वालों को किसी न किसी की पसे पर्दा हिमायत भी हासिल थी। क्या अब भी उनको हिमायत हासिल होगी? मुझे नहीं लगता कि इस बार इमरान खान को उस तरह की सहूलत, उस तरह की हिमायत हासिल होगी जिस तरह पहले थी। लेकिन पहले भी धरने ने अगरचे बहुत हिजान बर्पा किया, लेकिन धरने की वजह से हुकूमत तो नहीं गिरी। क्या इमरान खान इस वक्त आकर कोई लंबा धरना दे सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद में सर्दियों की भी आमद है और इस्लामाबाद की सर्दियां बड़ी सख्त होती हैं, बड़ी तल्ख होती हैं, जबकि इमरान खान अभी भी मजीद वक्त लेना चाहते हैं। इस वक्त तो थोड़ा सा वो धरने के थ्रेट को यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के मुताबिक आकर वो इस तरीके से दबाव डाल सकेंगे, अनलेस
कि वहाँ उनके प्लान में ये बात भी शामिल हो कि किसी ना किसी तरह का वायलेंस होगा, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट तो बड़ी कोई सियासी तब्दीली नहीं ला सकता। अगर उनके धरने के नतीजे में बड़ा वायलेंस होता है तो फिर उसके नतीजे में जो मुज़मरात होंगे वो मुल्क के लिए भी तो बुरे होंगे ही होंगे, लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। अच्छा ज़ैगम खान साहब, ये कहिएगा कि ये तो चले हम सिर्फ थ्रेड की बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो भी हो रही हैं सियासी हलकों में, मीडिया की बात की जाए या किसी भी और प्लेटफॉर्म फोरम की बात की जाए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, प्रोडिक्शन की जा रही है उसके बारे में, वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या मरीम नवाज़ उनको लेने के लिए गई हैं। जिस तरह से आहिस्ता से क्लीन चिट्स मिल रही हैं और इस मौजूदा हुकूमत के आने के बाद जो चीज़ें और तब्दीलियां हम देख रहे हैं, सागडार साहब आ गए, अब नवाज़ शरीफ के आने की बातें की जा रही हैं और मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट थी कि सिर्फ एक दरख्वास्त का फासला रह गया उनके आने में। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये आप किस तरह से इन सारी हैपनिंग्स को देखते हैं? मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि 2016 से पाकिस्तान में एक ख़ास तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट की गई, जिसमें इक़्तिसाद के अमल को भी इस्तेमाल किया गया और दूसरे भी बहुत से तरीक़े इस्तेमाल किए गए। लगता ये है कि वो जो पूरा तजर्बा था वो बुरी तरह से नाकाम हुआ और उस तजर्बे की जो स्पोर्ट थी वो भी बड़ी हद तक ख़त्म हो गई। इस वक्त दोबारा से उस पॉलिटिकल मैनेजमेंट को वापस पलटाया जा रहा है। उस पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जो असरात थे उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और तमाम पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एक बात यह है कि जो कल हमारे आर्मी चीफ ने भी दोहराया कि फौज जो है वो सियासत से कोई ताल्लुक अब नहीं रखना चाहती। अब उसमें अहम बात यह है कि इससे पहले जो कुछ हुआ उसको वापस किया जाए, तमाम पार्टियों को एक बराबर इवन जो प्लेइंग फील्ड है वो दिया जाए और उसके मुताबिक हर कोई अपनी अपनी सियासत करे, क्योंकि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, ये हाइब्रिडिटी हाइब्रिड रिजीम वाला, इसके जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे वो इमरान खान साहब थे, वो पीटीआई थे। तो पीटीआई इस बात पर नाराज है। यू आर सेइंग कि एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड, जो कि पिछले हमने कई सालों में देखा है। सर, हम इस पर मजीद भी कोई एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे सारे सिनेरियो में कि जो भी एक्सपीरियंस पिछले कई सालों में रहा है वो इतना अच्छा नहीं था और उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो बार बार हम देख रहे हैं कि अब आते चले जा रहे हैं और सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। हरमीत, आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी ज़ैगम साहब, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरी प्लानिंग जो है, जिस तरह आप जो एक्सपीरियंस था माजी का वो तो अब कोई तजुर्बा जो है कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सर, आर्मी चीफ के हवाले से, जो तैनाती के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो कहीं माना नहीं गया, कहीं वो तस्लीम नहीं किया गया। मुलाकातें भी हुई, मुलाकातें भी बेसूद रहीं, जो आपके इल्म में भी है। अब खान साहब ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी हुकूमत को कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है उसमें 12 रबीउल अव्वल के हवाले से उसे जलसे की जो है वो इजाज़त दी जाए, उसको भी रद्द कर दिया गया है। वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत को ये खौफ है कि खान साहब यहाँ से सीधा डी चौक की तरफ छलांग लगा देंगे? अभी सब जो पहली जो आपने दो बातें पूछी हैं वो तो दोनों ऐसी डिमांड्स हैं जो गैर आईनी डिमांड्स हैं और वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो अपने आईनी इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल ना करे और वो आईनी इख्तियारात उनके हवाले कर दे। ये वज़ीर आज़म की चॉइस है कि कब वो इलेक्शन कॉल करते हैं। अगर वो टाइम से पहले कॉल करते हैं, अगर असम्बलीज़ की मुद्दत ख़त्म हो जाती है फिर तो ज़ाहिर एक ऑटोमेटिक इलेक्शन का तरीका है, लेकिन उससे पहले ये वज़ीर आज़म ही का अख्तियार है कि वो पहले इलेक्शन कॉल करें। इसी तरह ये वज़ीर आज़म ही का अख्तियार है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करें। तो इन दोनों चीज़ों में मैं माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके सर, लाइव का हुस्न होता है, इस तरह की हैपनिंग्स हो जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है, कोई कॉल शॉल ना आपको आ रही हो। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए इन दोनों चीज़ों में जी तो हुकूमत अपना अख्तियार, कोई भी हुकूमत, दुनिया की कोई हुकूमत, दुनिया का कोई वज़ीर आज़म अपना अख्तियार नहीं देगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव का अख्तियार जो है वो एक अपोजिशन लीडर को दे दे। पहली बात। देखिए, जो आपने दूसरी बात की है कन्वेंशन सेंटर के हवाले से, उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि खदशा ये है कि हुकूमत को और इंतज़ामिया को खदशा ये है कि जो कन्वेंशन सेंटर है, आप अगर इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं तो कन्वेंशन सेंटर
रेड जोन की दहलीज पर है, यानी कन्वेंशन सेंटर की तकरीबन दीवार लगती है जो आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है उसकी तरफ, और कन्वेंशन सेंटर जो है उसके ऊपर ही वो सड़क लगती है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो उन्हें बज़ाहिर ये लगता है कि कन्वेंशन सेंटर क्या को इस्तेमाल करके कन्वेंशन सेंटर से जाकर ये मूव करके बैठना चाहेंगे रेड जोन में। और जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ये धरना टेक्नोलॉजी का सारा जो कमाल है वो ये है कि आप ऐसी जगह को ऑक्यूपाई करें जहां पे आप हुकूमत की गर्दन पकड़ लें। यानी आप देख सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर 5000 लोग भी जमा हो जाते हैं तो फिर तो पार्लियामेंट और आपकी सुप्रीम कोर्ट और वहां पे 4-5 अहम तरीन अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, वहां पे FBI का ऑफिस है, तो नर्व सेंटर है वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का। तो अगर ये करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में और बहुत सी जगह हैं, इस्लामाबाद में ऐसी जगह पर हुकूमत अलाउ करेगी जहां से PTI का रेड जोन में पहुंचना मुश्किल हो। और सर ये कहिएगा कि जिस चीज़ के बारे में हरमीत बार बार बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं और जिसका थ्रेड हम PTI के लीडर इमरान खान की तरफ से बारहा देखते हैं, वो इसको हर जगह पर अपना एक बोनस और प्लस पॉइंट समझते हैं। सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा है आवाम का, सपोर्टर्स बहुत बड़े हैं, उनके चाहने वाले, प्यार करने वाले, उनकी बात मानने वाले। रिसेंट तकरीब में उन्होंने हल्फ भी लिया कि आप सब आएंगे, मैं अगर आप सबको बुलाऊंगा। अब लोगों में ये शऊर काफ़ी हद तक पैदा हो गया है कि आप सिर्फ वहाँ बैठ कर अपने उस रिकॉर्ड को जो कि आपने 126 दिन का धरना दिया था रिपीट करके चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो एक ही दफ़ा हुआ था। लोगों में ये शऊर पैदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका डिसीजन होगा कि उन्होंने क्या करना है, खा वो PTI को सपोर्ट करते हैं या नून लीग को सपोर्ट करते हैं। दे आर सपोर्टर्स, पाकिस्तान का भी सोचना चाहिए उनको। आप दुरुस्त कह रही है। मैं ये समझता हूँ कि किसी लीडर का, किसी पार्टी का मकबूल होना एक बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज मकबूलियत होंगी उतनी ही पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, उतने ही लोग ये फील करेंगे कि उनको नुमाइंदगी हासिल है, लोग कोई उनकी बात कर रहा है। ये एक बात है, लेकिन क्या मकबूलियत की बुनियाद पर किसी को आइन शिकनी का हक हासिल है, कानून शिकनी का हक हासिल है, हुकूमत को गिराने का हक हासिल है? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। PTI मकबूल है, मकबूलियत का फायदा तो उसे इलेक्शन में मिलेगा। उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मकबूलियत बरकरार रखे ताकि अगले इलेक्शन में वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आए और इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाएं। ये उनका हक है और बेसिकली सर ये जमहूरी तरीका भी है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड और बड़ी ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू रही है। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर हो, उसके अलावा एक आम शहरी के भाई उतने ही फ़राइज़ हैं कि वो आइन की पासदारी के लिए वही इक़दाम उठाए जो कि उस पर फ़र्ज़ है बीइंग अ पाकिस्तानी। तो ये हमें भी सोचना पड़ेगा, हम नून लीग से हैं, PTI से हैं, किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सोचना भी आपका वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। Keep watching. Good morning, public. Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show. Hopefully कि आपने अपने दिन का आगाज़ बड़े बेहतरीन अंदाज में किया होगा। ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ सोशल मीडिया ब्लास्ट। लास्ट कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात की जा रही थी और ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी, यह सदाकत में है या नहीं है, इसको डायग्नोस करने के लिए सेगमेंट हमने रखा है कि लाहौर में अगवा के केसेस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया क्लिप्स, बहुत सारे वॉइस नोट्स, बहुत सारी ऐसी हमने ख़वातीन को देखा जिन्हें पकड़ा भी गया और उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट्स का इस पर क्या वर्डिक्ट है, और ख़ास तौर पर अगर उन बच्चों की बात की जाए जो कि अगवा कहा जा रहा है कि अगवा हो जाते हैं, बाद में पता लगता है कि वो दिल बर्दाश्त हो के उस्ताद की डांट से या बच्चों से या वालिदैन की नाराज़गी जो है वो इसकी वजह बनती है। और बहुत सारे बच्चे स्टेशन से और ऐसी जगहों से बरामद किए जाते हैं बाद में, जहाँ पर ये इमेजिन भी नहीं किया जाता कि बच्चे घर से नाराज़ होकर ख़ुद अपने डिसीजन लेकर वहाँ गए हैं। लेकिन ये जो 96 मुकदमात पे गुज़िश्ता माह में दर्ज हुए हैं अगवा के केसेस को लेके, इस पर क्या वर्डिक्ट है हमारे डिपार्टमेंट्स का जो कि कंसर्न है, उस पर बात करेंगे। वकास नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है, DIG ऑपरेशंस पंजाब है। सर आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक है? थैंक यू सर, वेलकम टू द शो। सर कहिएगा कि हमने काफ़ी इस चीज़ पर रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया ब्लास्ट जो है वो बिला वजह लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है और लोग उसे काफ़ी हद तक सच भी समझते हैं। आपने जो ऑपरेशंस किए हैं, आपने जो इस वक्त लोग बच्चों को बरामद किया है, बाजियाब किया है, उस पर क्या क्या और किस किस तरह के केसेस, किस किस नौयत के केसेस सामने आ रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मौजू के ऊपर जो है बहस की, और ये पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ़ हवालों से इस पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रूमर्स हैं। सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ गुजरांवाला के बारे में रूमर्स, और कहा गया कि सैलाबज़दा इलाकों से और सिंध के इलाकों से कुछ लोग आ गए हैं जो ना सिर्फ डकैतीज़ करते हैं बल्कि बच्चे भी अगवा करते हैं। जब वो इम्प्रेशन जो है डिस्पेल हुआ तो फिर लाहौर के बारे में ये एक अफवाह फैलाई गई। इसके ऊपर पंजाब पुलिस ने तमाम हक़ाइक़ को चेक करने के बाद सोशल मीडिया पे इसकी आदाद व शुमार के साथ तरदीद की। उसके बाद CCPO लाहौर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद एक दो TV प्रोग्राम्स में उन्होंने आदाद व शुमार के साथ इसकी तरदीद की। कल DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने भी इसकी तरदीद की। हमारे पास जो बच्चों की गुमशुदगी का मामला है, ये बहुत टॉप प्रायोरिटी एक्टिविटी है। इसको ना सिर्फ मुकामी डिस्ट्रिक्ट्स यानी लाहौर और दीगर अजला जो हैं वो मॉनिटर करते हैं, बल्कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। कोई बच्चा गुम होने की जो ही इत्तला मिलती है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से गया है, नाराज़ होकर गया है या उसे किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए अगवा किया गया है, फ़ौरन मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 80% बच्चे जो हैं जिनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया जाता है उसी दिन शाम तक वापस लौट आते हैं। बाकी 15% बच्चे जो हैं वो भी विद इन फ्यू डेज़ जो हैं वो वापस आ जाते हैं। सिर्फ 5% से कम बच्चे हैं जो वाकई जो गुमते हैं और उनको तलाश किया जाता है। सो इस हवाले से अगर लाहौर को देखें तो लाहौर में ऑन द एवरेज रोज़ाना 2 से 3 बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला जो है पुलिस के पास रजिस्टर होती है। 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, 2 से 3 बच्चों की एवरेज रोज़ाना है, और उनमें से भी जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि 80% बच्चे जो हैं शाम तक वापस लौट आते हैं और वो मुकदमात कैंसिल कर दिए जाते हैं। जब लाहौर से ये थोड़ा सा सिलसिला कम हुआ और पुलिस ने इसकी तरदीद की, लोगों ने फैक्ट वेरीफाई किए, तो कल फिर ये मुज़ाफ़ाती इलाकों मंडी बहाउद्दीन और उस साइड की जो हैं वो वीडियोज़ इस तरह की आने लगी। इन तमाम वीडियोज़ का हमने एनालिसिस किया है। जो पहली वीडियो जो गुजरांवाला के हवाले से आई थी वो भारत के किसी शहर की वीडियो थी। लाहौर के हवाले से जो वीडियोज़ थी वो भी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी, और जो कल मंडी बहाउद्दीन के हवाले से वीडियो सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया में, वो भी कोई ख़ातून थी जो जर्मनी से आई हुई थी अपनी वालदा की वफ़ात पे, तो अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए उन्होंने पेंसिलें तकसीम की। तो उस चीज़ को सोशल मीडिया पे होने वाली रूमर्स के ज़ेरे असर एक अगवा की कोशिश। अच्छा वक़ार साहब, ये कहिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए हम गलत पोर्ट्रे कर जाते हैं सोशल मीडिया पे और उसके बाद वालिदैन शदीद परेशान हो जाते हैं, और ये जो अफवाहें क्लियरली इस सेगमेंट को करने का मकसद ये कि आप कह रहे हैं इसमें मैक्सिमम अफवाहें हैं, बहुत कम केसेस ऐसे जो कि सीरियस नौयत के हैं। लेकिन ये जो अनासिर हैं, ये जो माफियाज हैं, इनका मकसद क्या है? अगर ये अफवाहें पहले गुजरांवाला में फैलाई, हमने कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में भी ये केसेस देखे थे और इस्लामाबाद में बड़े अच्छे तरीके से उसको कैटर किया गया, उस चीज़ को वाया गया। अब लाहौर की तरफ इन माफियाज का या ये नासिर है, इनके मकासद क्या है, इन्हें किस तरह से हम डायग्नोस कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या ऑपरेशन हो रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये जो सोशल मीडिया पे इस किस्म की सनसनीखेज़ी फैलाते हैं उनका मकसद क्या है? बुनियादी तौर पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि सोशल मीडिया अब सिर्फ इंफॉर्मेशन या इंजॉयमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है, और वहाँ पे आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेते हैं उतना आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जिस किस्म की आप सनसनीखेज़ी फैलाएंगे और जब आप ऐसी बात करेंगे जो लोगों के बच्चों से मुतालिक होगी, तो वो खामखा लोग बार बार उस चीज़ को देखेंगे और वहाँ से वो व्यूअरशिप लेके अपने चैनल्स को और अपने जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। ये सिलसिला पंजाब में, चूँकि हम इस तरह के तमाम ट्रेंड्स को मॉनिटर करते हैं, 2017 से शुरू हुआ था।
2017 में भी लाहौर में इसी किस्म की अफवाहें फैलाई गई, बिल आखिर वो ग्रुप जो है वो ट्रेस किया गया और ये मामला ख़त्म हुआ। अब भी ये मामला जो हमारे मुतल्लका इदारे हैं जो साइबर क्राइम के साथ डील करते हैं उनको रिपोर्ट कर दिया गया है और वो उन्होंने इस पर कुछ ब्रेक थ्रू भी की है। हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द ये अफवाहें फैलाने वाले अनासिर जो हैं वो कानून के कटहरे में होंगे और लोगों को पता चलेगा कि किस तरह अपने मज़मूम मकासद के लिए वो उनके जज्बात से खेलते हैं, उनको अपने बच्चों की इनसिक्योरिटी का खौफ दिलाकर अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। जी हरमीत। अच्छा वकास नज़ीर साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि आपने जिस तरह फरमाया कि लोग अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए इस किस्म की वीडियोस जो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। हर वालिद, जितने भी वालिदैन हैं, उनको ये परेशानी अपने बच्चों की फ़िक्र उनको लाहक है। लेकिन आप नहीं समझते कि साइबर क्राइम के हवाले से आप कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का मौक़िफ़ या पुलिस के का कोई ऐसा मौक़िफ़ जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करे या आप लोग फैलाएं या कोशिश करें कि आवाम तक ये रसाई हो कि भाई ऐसी कोई खबरें जो इसमें कोई सदाकत नहीं है, हमें कोई मौक़िफ़ आप लोगों की तरफ से कोई दिखाई नहीं दिया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसी वीडियो आपकी तरफ से कोई नहीं आई? मेरा ख्याल है कि शायद आपकी नज़र से ना गुजरा हो। हमारा जो पंजाब पुलिस का ट्विटर अकाउंट है वो जितने भी हमारे सरकारी महकमे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप है। उसके ऊपर हम एक से ज़ायद मरतबा हर केस का हवाला दे के इसकी तरदीद कर चुके हैं। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि ना सिर्फ हमने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे इसकी तरदीद की है, बल्कि मामले की जो हसासियत है, चूँकि बच्चों का मामला है, पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी का मामला है, उसके लिए हाईएस्ट लेवल पर यानी CCPO लाहौर ने मीडिया पर आकर इसकी तरदीद की है और कल DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने भी इसकी तरदीद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की है। इन दोनों की कवरेज भी सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जितनी इस मामले से हसासियत है, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज़ा हैं, बच्चों को गली में निकलने, दुकान तक जाने से रोक रहे हैं, तो उसकी निस्बत उसके हवाले से या उसको पेश नज़र रखते हुए इस अवेयरनेस कैंपेन को हम मज़ीद बढ़ाएंगे और अपने प्लेटफॉर्म्स के अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे भी हम जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। बदकिस्मती से एक दफ़ा जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात आ जाती है तो उससे फिर जो चैट के प्लेटफॉर्म हैं जिस तरह व्हाट्सएप वगैरह, वहाँ पे चली जाती है बात और वहाँ पे फिर ये ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात कीजिए, आपने अपने तमाम सोशल मीडिया साइट्स का, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो, आपने वहाँ पर इस चीज़ को प्रिवेल करने की कोशिश की है ताकि जितना आप इस पर डिनाई कर सकें और क्लैरिफिकेशन दे सकें या बता सकें कि कितनी सदाकत है इन सारी खबरों में। आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन अगर थोड़ा कर लिया जाए तो उन वीडियोस को, उन वॉइस नोट्स को जो कि अगवा करने वालों के बारे में थी, उसकी शेयर बहुत ज़्यादा है, उसको शेयर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। ये किसी आम शहरी जो कि सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो कि खबर देखता है, किसी ने शेयर की होती है, वो भी उसको जल्दी से रीशेयर कर देता है। तो जो खबरें अगवा वाली है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फैल जाती हैं और जो आपकी तरफ से आती हैं वो कम। लोगों को इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे कि क्रेडिबिलिटी चेक किया करें, रिलायबिलिटी सोशल मीडिया की चेक किया करें, फिर ही एक चीज़ को शेयर किया करें इस तरह से? जी, आपने बिल्कुल सही जो है वो इस चीज़ को नोट किया कि हमारे मुआशरे में ये तो सिर्फ़ एक बच्चों की अगवा से मुतालिक अफवाहों की बात है। हम रोज़ाना देखते हैं कि बड़ी अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें जो हैं मुख्तलिफ़ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके हवाले से, मुख्तलिफ़ वाक़यात के हवाले से जो बिल्कुल झूठ होती हैं, सोशल मीडिया पे फैलाई जाती हैं और लोग अनजाने में उसकी प्रोपगेशन का, उसको आगे फैलाने का हिस्सा बन जाते हैं। सो मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में रह रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं
ये बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने, उनके पैसे कमाने और दीगर जो उनके मकासद हैं उनको पूरा करने के ज़राए बन गए हैं। सो अपने आप को एजुकेट कीजिए। सोशल मीडिया पे आने वाली हर ख़बर जो है वो लाजिम नहीं कि दुरुस्त हो, सो उसको आगे फैलाने से पहले उसकी तस्दीक लाजमी कर ले। पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ जो अपने इंटरफेसेस हैं उनको इसको बहुत ज़्यादा एक्टिव किया है। आप हमें ट्वीट करें, हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप हमारे फेसबुक पे क्वेश्चन करें, हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे। आप हमारे किसी भी करीबी जो आउटलेट है, हमारा करीबी पुलिस स्टेशन है, खिदमत मरकज़ है या कोई पुलिस का दफ्तर है, हमारे PRO के ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे रब्ता करेंगे तो हम फौरी तौर पर आपको दुरुस्त हक़ाइक़ जो हैं आदाद शुमार के साथ देंगे। तो मैं आवाम से ये कहना चाहूँगा कि आप अनजाने में या परेशानी के आलम में इस तरह की झूठी ख़बरें आगे बिला तस्दीक फैलाकर उन लोगों का आला कार ना बने जो इस किस्म की अफवाहें फैलाकर अपने कुछ मज़मूम मकासद पूरा करना चाहते हैं। सर, इस प्लेटफॉर्म से या इस फोरम से आपकी आवाज़ जो है वो यकीनन वालिदैन तक भी पहुंचेगी। आपने कहा कि अगर गुज़िश्ता माह की बात की जाए, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट 1 मंथ, तो कुछ 96 से ज़ायद मुकदमा सिर्फ अगवा के दर्ज हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर आपने नताइज ये निकाले हैं कि या बच्चे नाराज़ होकर पढ़ाई से भाग के या उस्ताज़ा की मार से भाग के या वालिदैन से नाराज़गी का इज़हार करने के लिए कहीं छुप जाते हैं या घर से बताए बगैर चले जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए कि एंड अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसका नतीजा ये निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है, और उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है उन मुकदमात की? जी, अगर आप ये 96 जो केसेस की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको आप पूरे महीने पे तकसीम करें तो लाहौर जैसी आबादी के शहर में 3-3.5 केसेस पर डे आ रहे हैं। दूसरा ये है कि बसा औकात ये होता है कि बच्चा कहीं खेलने चला गया और फिर बताए बगैर वहाँ से कहीं आगे चला गया, वालिदैन परेशान हुए और उन्होंने पुलिस को इत्तला की और इस मामले की हसासियत के पेश नज़र फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, उनके साथ अपने बच्चों के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी हो कि उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, वो आगाह हों, और बच्चों को भी ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर उन्होंने किसी दोस्त के घर जाना है, कहीं पे खेलने जाना है, किसी और पॉजिटिव एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए जाना है, तो वालिदैन को बताए बगैर ना जाएं। उनके ज़हन में ये ना हो कि अगर वालिद से पूछूंगा या वालदा से पूछूंगा तो इजाज़त नहीं मिलेगी, तो बगैर बताए वहाँ से चले जाएं। सो दैट के ये एक जो डर और खौफ की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसका सद्देबाब किया जा सके। हमें पता हो कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं और हम इस किस्म की अफवाहों के ज़ेरे असर खामखा न खुद परेशान हो न परेशानी फैलाएं। ठीक है वकास नज़ीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी की। DIG ऑपरेशंस पंजाब हमारे साथ मौजूद, इस हवाले से क्लियर उन्होंने इस चीज़ को करने की कोशिश की है कि मैक्सिमम अगर आप 100% की बात करें तो 80% ये अफवाहें ही हैं जो कि बिला वजह सोशल मीडिया पर आप भी रीशेयर करते हैं, मैं भी रीशेयर करती हूँ, और इससे वालिदैन परेशान होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी है हमारे वालिदैन की कि बच्चों से कम्युनिकेशन बेहतर करें ताकि बच्चे बिला वजह नाराज़ होकर बताए बगैर घर से ना चले जाएँ और हम उसको अगवा का नाम दे दें। तो बच्चों का ख्याल अल्टीमेटली वालिदैन ने ज़्यादा रखना है सिक्योरिटी पर्पसेस के अलावा। हमने एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिएगा ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने कई जगह पर लिखा हुआ या पढ़ा होगा या देखा होगा, मुस्कुराइए, आपको कैमरे की आंख देख रही है, लेकिन मुस्कुराने के लिए और इस $100 स्माइल के लिए एक तो दांतों का साफ होना और फिर दूसरा सफ़ेद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे इस वक्त सोल्यूशंस मौजूद हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपके दांतों को सफ़ेद भी करते हैं, पॉलिशिंग, स्केलिंग और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं या कुदरती हल हमारे पास कौन कौन सा मौजूद है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, डेंटिस्ट हैं, लेकिन लाहौर में नहीं, हरमीत के पास इस्लामाबाद में है। तो हरमीत, ओवर टू यू, सारे सवाल कर ले। जी 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 सवाल बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब के पास। वैसे भी ये दांतों का जो मसला ये बड़ा ज़्यादा आम है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये जो जिस तरह बात की कि सफ़ेदी जो है, जिसे मेरे ख्याल में आप ब्लीचिंग कहते हैं आपकी ज़ुबान में, ये कितने अरसे में होनी चाहिए और इसके नुकसानात क्या हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया अगर आप ब्लीचिंग करेंगे तो दांत जो है वो वैसे
कमज़ोर हो जाते हैं, पतले पतले हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि एक चीज़ हमारे कन्फ्यूजन है, एक होती है डेंटल स्केलिंग, पॉलिशिंग और एक ब्लीचिंग। ठीक है। डेंटल स्केलिंग नॉर्मली जो हम रेगुलर करते साल बाद हमारी जो दांतों में प्लॉक कैलकुलस वगैरह जमा होते तो इसको हम साफ़ करते हैं स्केलर के थ्रू और इसके ऊपर पॉलिशिंग करते, वो एक नॉर्मल प्रोसेस को हम स्केलिंग कहते हैं, इसकी कोई ऐसे नुकसान नहीं है। इसके बाद एक चीज़ आती है उसको हम कहते हैं डेंटल ब्लीचिंग, जिसको हम माशरे में वाइटनिंग कहते हैं। तो वो हम थोड़ा केमिकल के थ्रू करते हैं, हम एसिड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इनसे ये है कि जो दांत है वो थोड़ा सा अपने नेचर से ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। अच्छा। तो जाहिर सी बात है हम केमिकल यूज़ करते, एसिड यूज़ करते तो उसके नुकसानात होते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा नुकसानात होते हैं? ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अच्छा, फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक के आसपास भी मैंने देखा, इधर भी देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये हॉलीवुड स्माइल क्या है, बॉलीवुड होनी चाहिए थी, तमिल बड़ा होनी चाहिए थी, बॉलीवुड question। होनी चाहिए, ये हॉलीवुड की स्माइल हमें तो बिल्कुल। जिस तरह हमारे दांत खाने के साथ साथ एक एस्थेटिक्स रीज़न के लिए यूज़ होते हैं, एस्थेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली जो हमारे सामने के दांत है ये एस्थेटिक्स में बहुत एक मेन रोल अदा करते हैं ना। तो ज़्यादातर पेशेंट्स के तो अपनी जो नेचुरल स्माइल होती है वो ठीक होता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जो हमारे सामने वाले दांत है जो स्माइल में आते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो, एक तरह हो, इसकी जो साइज़ बिल्कुल हो। तो एक आर्टिफिशियल लुक हम देते हैं, जो दांत हमारी नेचुरल लुक में स्माइल में आते हैं उसको हम एक वेनेर्स लगाते हैं, एक आर्टिफिशियल उसको एक कवर लगाते हैं बारीक सा, जो तो उसको हम हॉलीवुड स्माइल कहते हैं। वो जब कहते हैं बिल्कुल स्माइल एक परफेक्ट होते और एक जैसे दांत तो होते हैं। सोहा आपने बॉलीवुड स्माइल करनी है, हॉलीवुड स्माइल करनी है? डॉक्टर के पास आ जाएं। मैंने सोहा स्माइल करनी है, सोहा, ना आपका क्या सवाल लॉलीवुड, है? ना लॉलीवुड, ना हॉलीवुड, ना बॉलीवुड। ये सोहा स्माइल और ये $100 स्माइल है। ऑल दो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर तारिक के बहुत सारे मार्केट में इस वक्त अच्छे रिव्यूज़ वाले डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि आपकी स्केलिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। जैसे कि हरमीत ने सवाल किया, अगर आप स्केलिंग की बात करें या चले पॉलिशिंग की बात करें, तो पॉलिशिंग में वो आपके दांतों को बफर करते हैं और बफरिंग करने से कहा जाता है कि आपके दांत वीक हो जाते हैं। ऊपर से ऑब्वियसली वो डेड स्किन तो उतारते हैं, लेकिन बफरिंग करने से आपको लगता है कि आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आप क्या रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने साल में कराना है या 5 माह में या 6 माह में कराना है, किस ड्यूरेशन के बाद आपको कराना चाहिए या नहीं भी कराना चाहिए? अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी की वजह से सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इस्तेमाल करने के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए या फ़ायदे के लिए नहीं है, नुकसान होता है इन चीज़ों से? जिस तरह एक हमारे माशरे में ये बात, जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछे, हर दूसरा बंदा हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्केलिंग से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। स्केलिंग बेसिकली जो हमारे दांत के ऊपर जो एक्स्ट्रा कैलकुलस होते हैं, जो सिंपल हम कहेंगे जो गंद होते हैं मसूड़े के अंदर, वो निकाल देते हैं ना। अगर इसको हम एक्स्ट्रा ना निकाले तो स्केलिंग की कोई नुकसान नहीं है। और बुक्स में लिखते हैं अगर साल में आप एक मरतबा स्केलिंग करें, इनसे आपकी दांत और भी मजबूत हो जाती है और आपकी जो हमारी को गम्स है वो हेल्दी हो जाती है। लेकिन कुछ जगह पे जो कहते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर होते हैं, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करें और जो हमारे एक्स्ट्रा कैलकुलस ब्लॉक के अलावा हम उसको रफली एक ऊपर सरफेस करेंगे तो फिर नुकसान है। अगर प्रॉपर तरीके से और एक स्पेशलिस्ट बंदा करे, एक डेंटल सर्जन, तो मेरे ख्याल में नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। साल में एक मरतबा करनी चाहिए। आपने अभी स्माइल की बात की, हंसने वाली, सोहा अक्सर 100 स्माइल की बात करती हैं। हमने देखा है हाँ आम हमारे माशरे में कई लोग वैसे वो लगते मुस्कुराते नजर आते हैं, हंसते नजर आते हैं। हमारे गांव का एक छोटा सा किस्सा सो आपको भी शेयर कर लेता हूँ कि एक साहब को डाकुओं ने पकड़ लिया और उसके खूब पिटाई की उसकी, और डाकुओं को सरदार दूसरे दिन आया, उसको कहा कि भाई हम आपकी पिटाई कर रहे हैं और आप हंसते जा रहे हैं। उसने कहा भैया, उसने गरीबों वाला मुंह बना दिया और कहा कि भैया मैं हंस नहीं रहा हूँ, मेरे दांत ऐसे, मेरा मुंह बना हुआ है। तो ये हम देखते हैं अक्सर लोगों के जो स्माइल होती है हमें नजर आती है ना, जैसे वो हंसते नजर आते हैं, उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? जो दांत निकले होते हैं फिर उसके क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम उस पर लगता है भाई? जिस तरह स्माइल जिस तरह आपने बोला, दांत अगर हमारे निकल गए तो उनकी फिर हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि हम कौन से लगाएंगे। इसमें हमारे पास फिक्स का ऑप्शन होते हैं और रिमूवल का ऑप्शन होते हैं। फिक्स का ऑप्शन ये होता है कि हम साथ वाले दांतों से सपोर्ट लेके या इम्प्लांट्स लगा के उस दांत के पेशेंट के दांत को फिक्स करते हैं, जो परमानेंट होते हैं। एक होते हैं रिमूवल, जिसको हम लगाते हैं लेकिन रात को सोने से पहले पेशेंट को हम कहते हैं उसको आपने निकालने और साफ़ करने, जिस तरह हमारे बुजुर्ग लोग लगाते हैं। दादाजी की याद आ गई। जी वही होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं मुख्तलिफ, ये हम पेशेंट को देख के फिर हम उसको एक ऑप्शन देते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी और देख ले कि पेशेंट कौन सा अवेल करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि और चीज़ हम देख रहे हैं कि जी
अच्छा डॉक्टर जी, साहब जी, ये स्वाहा। कहिएगा कि चले बीइंग अ डॉक्टर हमने तो जो टेक्नोलॉजी मार्केट में है उसके मुताबिक हमने बता दिया कि ये तरीका इलाज है, आप इन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल वन। मतलब दातन के बारे में बहुत बात की जाती है, मसवाक के बारे में बहुत बात की जाती है, इसके अलावा कहा जाता है कि आपके पास अगर घर में टूथपेस्ट मौजूद नहीं है कोई बात नहीं, आप नमक का इस्तेमाल कर लें, या और बहुत सारी चीज़ें। तो बीइंग अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करते हैं बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए भी, कि दांतों की जो पलाहट है उसे ख़त्म करने के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं? ठीक है, जिस तरह पहले बात हुई कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जो भी हो, जिस तरह दांतों की भी है, तो मिसवाक बिल्कुल जो रिसर्च होगा इस मिसवाक में ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि कह रहे हैं कि 90% ऐसी चीज़ें जो हमारे दांतों को और मजबूत करते हैं। अब सफाई करनी चाहिए, मिसवाक तो सुन्नत भी है, इनसे सफाई करनी चाहिए, लेकिन मिसवाक के साथ साथ ब्रश करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मिसवाक हम कुछ दांतों के जो हिस्से होते हैं वहाँ तक मसवाक नहीं पहुँचता ना, तो मसवाक भी हम साथ करें और साथ में हम ब्रश करें, क्योंकि ब्रश ऐसे डिज़ाइन पे बना होता है कि हमारे दांतों की जितनी भी सरफेस है उसको कवर कर लेते हैं। तो मिसवाक के साथ अगर हम रेगुलर ब्रश करेंगे तो साथ में सवाब भी होगा और फ़ायदा होगा। और सेम हमें साल के बाद बच्चों के लिए हमें ब्रश स्टार्ट करना चाहिए। हमारे माशरे में ये होता है कि 5-6 साल के बाद के, लेकिन साल के बाद अगर माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को भी रेगुलर ब्रश करवाए, इससे उनके दांत मजबूत हो जाएंगे और फ़ायदेमंद उसके लिए होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो ज़्यादा माएँ भी पूछती हैं, वैसे जो नाज़रीन है उनके भी मन में सवाल आता है, हम देखते हैं कि छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी उम्र 4 साल 5 साल के करीब होती हैं और दूध के जो दांत होते हैं चॉकलेट खा खा के बेड़ागर कर देते हैं, ऐसे दांतों का क्या ये खुद गिरते हैं या इसको निकालने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम बच्चों की देखते हैं, या तो ब्रश की से वो दूर होते हैं जिसकी वजह से दांत ख़राब हो जाती है, या चॉकलेट जो ज़्यादा खाते हैं। जिस तरह तकरीबन 8 साल तक बच्चों के 8 से 10 साल तक बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो मुंह में होने चाहिए। अच्छा। अब हमारे पास मेजॉरिटी जो बच्चे आते हैं उनके 2 साल होते, 3 साल उनके दांत ख़राब होते हैं ना, तो फिर हम उन देख लेते हैं कि हमें क्या डिसाइड करना चाहिए। लेकिन कभी कभार अगर 2-3 साल में हम इस दांत को निकाल देंगे, नो डाउट उसके बाद 8 साल 10 साल बाद उसकी जगह दांत आएंगे, लेकिन जिस साथ वाले दांत है वो टेढ़े हो जाते हैं। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम उसको मतलब फिलिंग से, या बच्चों के जो रूट कैनाल जिसको पल्पेक्टमी पल्पार्डमी कहते हैं, उनसे बचाए। अगर उनसे नहीं हो जाए तो फिर हमें मजबूरन वो दांत निकालने पड़ेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 8-10 साल तक जो दूध के दांत है उसको हम प्रिजर्व करें ताकि वो इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर वो खुद निकल जाएगा तो बहुत बेहतर है। और ये नेचुरल प्रोसेस जो है मेरे ख्याल से हरमीत वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, और हमने मेरे ख्याल से इसको बड़े अच्छे पॉइंट पर डॉक्टर साहब ने कंक्लूड किया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमें इसको इस तरह से ही लेना चाहिए। ये हमारे पास नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल तरीके जो हैं, इनसे बेहतर कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद, और बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। लेकिन मैं जाते हुए कहना चाहूँगी, अगर मार्केट में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये फैसिलिटेशन आप लोग के लिए है, सो गो फॉर इट। लेकिन कहीं भी जाने से पहले रिव्यू देखने की बजाय कंसल्टेशन भी ज़रूर करें, जो कि ज़्यादा अहम और ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुलाजमत करने की बजाय ज़्यादातर आजकल इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि बिज़नेस अगर आपने करना है तो उसके लिए एक्सीलेंस और टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो कहाँ से सीखी जाए, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन एक ऐसा इदारा जो कि कराची में काम कर रहा है, बेसिकली नौजवानों समेत इंडस्ट्री की भी अगर बात की जाए तो उनको बिज़नेस एक्सीलेंस, टूल्स, टेक्निक्स, ये सब कुछ सिखाना इसका काम है। बेसिकली नाम है बॉक्स ब्रेन, और इनके CEO हमारे साथ कराची से मौजूद है, मोहम्मद शुएब साहब। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। सर किस तरह से ये ब्रेन बॉक्स जो है वो बॉक्स ब्रेन बेसिकली काम कर रहा है, और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, और किस तरह से हम ये टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो बिज़नेस एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनको भी सिखा रहे हैं और नौजवानों को भी इस तरफ राग़िब कर रहे हैं? जी हाँ, इसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। मैंने पहले आपको बताया कि वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान जो कोलैबोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनली यूके के साथ। तो ILSS के नाम से वो यूके में इंस्टीट्यूट है। तो उनके यहाँ पर ब्लैक बेल्ट ट्रेनर्स हैं। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको हम ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट कहते हैं। उस बेल्ट में डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट कोर्स कॉन्टेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम ब्लैक बेल्ट ट्रेनर्स होते हैं हमारे, वो जो ट्रेन करते हैं
प्लस फिर ऑनलाइन हमारे साथ जो है वो इंटरनेशनली टीचर्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और इस तरीके से हम ये जो लीन सिक्स सिग्मा है इसकी फिलॉसफी को हम अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ में, और वो होपफुल के इससे बहुत इम्प्रूवमेंट पैदा होगी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, और हर सेक्टर इंडस्ट्री का इम्प्रूव करेगा। जी हरमीत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो जो सोहा ने सवाल किया ट्रेनिंग के हवाले से, ट्रेनिंग का दौरानिया कितना होता है, फिर कौन कौन से शहर में, कराची में तो आप कर रहे हैं, क्या इरादा बाकी पाकिस्तान में भी है? और दिलचस्पी सबसे बड़ी बात है कि जो नौजवान है, जी 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 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनलाइन। हमारे पास जो मेन फिजिकल फेस टू फेस क्लासरूम्स हैं वो तो कराची में थे, बट वी नो दैट के पंजाब में 2-3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश कर रही है और बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वी हैव स्टार्टेड टू डू आवर क्लासेस ओवर देयर। और वहाँ पर हमारे पास फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, यहाँ से भी ट्रेनीज हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। फिलहाल तो ऑनलाइन है, नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग टू हैव। सर, इस सारी सूरत हाल में आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो नई जनरेशन है, ख़ासकर मुख्तलिफ मौक़े जो हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्म आ रहे हैं, तो ऐसे में आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप सारी चीज़ें आपके अंडर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप कितनी दिलचस्पी नौजवानों की देख रहे हैं कि वो इस तरफ आ रहे हैं, बिज़नेस की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा हो रहा है, और ये कितना अच्छा साबित होगा मुल्क के लिए अगर इस किस्म की चीज़ें बढ़ती हैं और आती हैं, मौक़े मिलते हैं? अमित, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक यंगस्टर्स का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है, इसलिए कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, और वो जो दकियानूसी तरीका है कारोबार करने का अभी तक वही चल रहा है पाकिस्तान में ना। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं, या बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, दे आर गोइंग फॉर द जॉब्स, एक सेफर पेड जॉब की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे लैक ट्रेनिंग। उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है, वो मोटिवेशंस नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सो वी आर नाउ, हमारे पास जो एक कोर्स आउटलाइन है जिसे हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं, येलो बेल्ट कहते हैं, वो यंगस्टर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। सो वी आर अप्रोचिंग नाउ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कि हम अभी वो डिग्रीज लेके निकले नहीं, लेकिन उससे पहले हम वहाँ जाएं और उनको बताएं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम इस तरफ बिल्कुल तवज्जो दे रहे हैं, एंड वी आर नेक्स्ट, हमारा जो फेज़ है एग्जैक्टली इसी तरफ होगा। शेफ साहब, ये कहिएगा कि ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट की जो आप बात कर रहे हैं, दे आर रियली गुड प्रोग्राम, साउंड्स गुड, लेकिन अगर आपने कहा ट्रेनिंग बच्चों की या नौजवानों की इस तरह से नहीं की जा रही कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और आइडियाज़, उस पर सोचना, उस पर एक एम्पायर खड़ा करना, कारोबार करना, मुलाजमत की बजाय हम उस तरफ उनको इस तरह से नहीं ले जा पा रहे। ग्राउंड रियलिटी इस कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चों के माइंड बनते हैं, जहाँ पर हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच हमारी बहुत ज़्यादा है, रिसर्च या लिखने पढ़ने में, एकेडमिक साइड पे हम समझते हैं कि प्रैक्टिकली वहाँ से ही, आपको क्या लगता है कि वहीं से शुरू कर देना चाहिए, या आपका इदारा जो कोलैबोरेशन करता है वो इंटरनेशनली तो बहुत सारे इदारों के साथ कर रहा है, कि अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करने का आपका कोई इरादा है कि वहाँ पर बच्चों को अगर ट्रेनिंग स्कूल लेवल से ही या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल से सिखाई जाए तो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में आते आते उनका ये माइंड बन जाए और हम उनको इस काबिल बना दें कि वो कारोबार कर सकें? एग्जैक्टली, देखिए स्कूलिंग तक तो नहीं चलता ये चीज़, जब व्हेन दे कम टू द ग्रेजुएट क्लासेस, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में या कॉमर्स में, ठीक है, या मैनेजमेंट में वो आते हैं 4 इयर्स में, तो वी वांट के वहाँ पर एक अभी थोड़ा बहुत तो है हल्का सा, लेकिन जैसे इंटरनेशनली के एंटरप्रेन्योरशिप का अलग सब्जेक्ट एक इंक्लूड किया जाए, उसके अंदर क्वालिटी का एक अलग सब्जेक्ट, अभी तो एमफिल हो रहा है क्वालिटी में, तो पीएचडीज हो रही हैं। ग्राउंड लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर क्वालिटी का कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं था, और जिसकी वजह से पीछे है। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ कि हम फॉर एग्जांपल वी आर नाउ कॉन्टेक्टिंग जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची की या यूईटीएल है लाहौर में, इनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं, और इनके जो डीन्स हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है कि हम इस तरफ जाना चाहते हैं, और हम कंसिस्टेंटली एम्फसाइज कर रहे हैं
जॉन डेनिस साहब से, जो कि हमारे हेड हैं इस इंस्टीट्यूट के यूके में, कि आप यहाँ पर ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट इंट्रोड्यूस करवाएं इन द ग्रेजुएट लेवल्स, ताकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों का जब तक आप सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का आप नहीं रखते, वो एकेडमिक्स में ही रहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा ये कहिएगा कि आप शुएब साहब, आपने जिक्र किया, आपने अभी जिस तरह बात की कि हम अभी भी पुराने तरीकाकार, पुराना जो बिजनेस है उसी सिस्टम पे आज भी हम लागू हैं, हम वही काम करें जो हमारे बुजुर्गों ने किया और जो सिस्टम चल रहा है। बाहर दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, ई कॉमर्स जो है वो लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। हम देखते हैं कि कुछ नौजवान जब इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, जिस तरह आपने ये प्लेटफॉर्म दिए, दीगर प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं नाकामी जब हो जाती है तो वो मायूसी बड़ी ज्यादा फैल जाती है। इस मायूसी को कैसे दूर किया जाए कि भैया ऐसा नहीं है, कमजोरी कहाँ होती है, कोताही कहाँ होती है, उसको कैसे दूर किया जाए? अगेन आपका 100% करेक्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपकी सही। देखिए, हम अभी भी वो हकीम साहब नफ्स पे हाथ रखकर और नुस्खा लिख के देते हैं। अभी आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारी इंडस्ट्री भी वही है। यानी अगर आप थोड़ी सी लीन सिक्स सिग्मा की, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाजत दें कि मैं वो डिस्कशन करूं आपके साथ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूं कि लीन का मतलब ही ये होता है कि आप उसको इस तरीके से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकली इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, मैनेजमेंट में आप उसको लीन कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें, और उसके बाद उसके आप पार्ट करें, और पार्ट करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को आप डिवाइड करें, और डिवाइड करके हर पार्ट को अलग अलग एड्रेस करें। ऐसी कोई ट्रेनिंग तो इवन इंडस्ट्री में नहीं थी, इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो सफ़र हो रही थी। और मेजर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम था कि यहाँ पे अभी वही चल रहा है, पुराना मेथड, नया मेथड नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। तो बिल्कुल यंगस्टर्स में जाना है और यंगस्टर्स को ये बात बतानी है कि अब पहले तो उनकी, अब यंगस्टर्स की साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि आपने सोचना कैसे, उनका जो पैटर्न है थिंकिंग का वो चेंज होना है सबसे पहले तो। और बिल्कुल नाकामी होती है, मायूसी होती है, हमें हुई थी वेरी बिगिनिंग के, हमें ये कोई ज़्यादा ख़ास रिस्पांस नहीं मिला था। जब हमने कन्विंस किया अपने मैनेजमेंट्स को, अब एक मैनेजर है 12 इयर्स वो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, आप उसको जाके बताएं कि जी वी आर गोइंग गिविंग ट्रेनिंग, तो ही स्टार्ट स्माइलिंग ऑन अस कि जी तुसी मैनू दसन लगे हो, मैं 12 साल हो गए मैनू ते कम कर दो, मैं जीएम हूँ यहाँ पर। फिर हमसे थोड़ा सा डिस्कस किया जो कि जब कि ये लीन और सिग्मा और थोड़ा सा, देन दे कम टुवर्ड्स दैट। और अच्छा, हमने शिव साहब वहाँ आप पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉजिटिव आपकी बात बिल्कुल बजा है इस हवाले से कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और जिस तरह से एरा चेंज हो रहा है, हमें अपने तरीक़ाकार वो पढ़ाने के हों, सिखाने के हों, या वर्कशॉप्स के हों, या फिर बिजनेस करने के हों, हमें वो एडवांसमेंट यहाँ इन शोबाजात में भी लेकर आनी चाहिए। उसके लिए आपका इदारा बेहतरीन काम कर रहा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और आपसे डिस्कशन नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बड़ा कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, आप ऑलरेडी अगर बिजनेस में काम कर रहे हैं, या आप इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, तो इन तीनों सूरतों में ऐसे इदारे आपको बेहतरीन ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो वी आर डन विद आवर शो फॉर टुडे। और कल इंशाल्लाह फ्राइडे है, वीक का लास्ट शो है, एंड इट्स फ्राइडे टुमारो। तो कल बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। सी यू गाइस टुमारो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।